नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। 79वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सुदर्शन चक्र दरअसल एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो देश के रक्षा कवच का काम करेगा। इसे अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि सिविल इलाकों में भी तैनात किया जाएगा। आने वाले 10 सालों के भीतर यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर उन पर पलटवार भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के अहम जगहों पर सामरिक और अन्य क्षेत्रों के साथ ही धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म के जरिए सुरक्षित रखा जाएगा। आखिर क्या होगा यह सुदर्शन चक्र? क्या यह भारत का आयरन डोम होगा या उससे भी बेहतर? पहले सुदर्शन चक्र को लेकर पीएम मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए
जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड। तो आज 12वीं मर्तबा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उनके भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र था, देश की फिक्र थी, लेकिन अब सुदर्शन चक्र नाम का जो वेपन सिस्टम भारत डिजाइन करने जा रहा है वो वैसा ही होगा जैसे कि आयरन डोम है, जैसा गोल्डन डोम है, जैसा रशिया के पास S-400 है। हमारी हवाई सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए, गौरव मिश्रा का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर राम पांडे, इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस। राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ R.K. भार्गव साहब हैं, ही इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला सवाल मेरा भार्गव सर से होगा। भार्गव सर, भारत को एयर डिफेंस सिस्टम की दरकार बहुत वक्त से है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से बहुत सारे जो हमले थे हमने पाकिस्तान के नाकाम किए। अब सुदर्शन चक्र नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दिया है और आने वाले 10 सालों में इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस वादे को और आपको कितना ये जमीन पर आता होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इसका छोटा मोटा नमूना तो हमने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर था उसमें देखा था जी, कि पाकिस्तान की साइड से आने वाले ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, इन सबको हमने कहीं ना कहीं रोका। और उसका तरीका ये था, हमारे पास हमने एक सिस्टम इजाद किया था जिसे हमने कहा था इंटीग्रेटेड एंटी डिफेंस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। यानी उसमें दूर से, जैसे S-400 था रशिया का दिया हुआ, ये दूर के टारगेट को करता था। अगर कोई वहां से निकल करके आगे आता था तो हमारे पास आकाश था और उसके बाद हमारे पास नीचे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी वो भी थी जी। ये हमने 3 हिस्सों में पूरे अपने आकाश को, यानी अपना जो स्काई है, स्पेस हैगा, उसको हमने बांट लिया था ताकि जिसमें भी हम उसको पकड़ सकते हैं उसको पकड़ेंगे। और इसमें एम्यूनिशन की भी बचत होगी, क्योंकि जो चीज हमारे पास 100 किलोमीटर के अंदर में है उसके लिए S-400 को खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। यानी जैसे कहते ना कि जिस चीज को मारने के लिए आपको चाकू चाहिए उसके लिए तलवार का क्यों इस्तेमाल करना है जी। तो ये सिस्टम हमने डेवलप किया था, लेकिन इसकी एक्चुअल ग्राउंड में टेस्टिंग अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हुई और ये देखा गया कि इट वाज वेरी सक्सेसफुल। एक्सेप्ट डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं उसके हम ये गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, प्रॉस एंड कॉन्स चेक करते हैं तो वो उसको किया जाता है, हर एक में होता है, चाहे कभी भी, अगली बार भी जब फायर होगा तब भी ये बात होगी। तो ये एक तरह से वही सिस्टम था जिससे हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। ये बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम था। अब मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कवच का कॉन्सेप्ट बोला है वो है जो हमको बचाएगा भी और उसके साथ दुश्मन के ऊपर ऑफेंसिव कार्रवाई भी करेगा, रिटेलिएट भी करेगा। राइट सर, रिटेलिएटरी करेगा या ऑफेंसिव। रिटेलिएटरी तो तब है जब दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करे और हम उसका जवाब दें, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम सीधे दुश्मन के ऊपर ऑफेंसिव एक्शन करें। तो उस हालत में भी एक सिस्टम वो होगा जो कि इसी के साथ में जो मिल करके और दुश्मन के उस टारगेट की पहचान करेगा जहां पर हमने ऑफेंसिव एक्शन करना है। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर के, डिफेंसिव प्लस ऑफेंसिव मिलकर के उन्होंने एक कंसेप्ट तैयार किया है जिसको उन्होंने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। अब सवाल रहा कि अगले 10 साल में क्यों, और ये अभी क्यों नहीं, और ये क्यों नहीं। तो देखिए, ये वेपन सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि हमने वहां ऑर्डर दिया और वो जलेबी जैसे बननी शुरू हो जाती है, बन गई। अरे भाई देखिए, अभी भी उसके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं जिसको दूर करना पड़ेगा। R&D की जरूरत पड़ेगी। दूर करने के बाद उसको प्रोडक्शन, अगर हमने पूरे देश के डिफेंस या सिविलियन इंस्टॉलेशन को भी अगर हमने बचाना है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में ये चाहिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको ये चाहिएगा।
उतना हमें प्रोडक्शन करना होगा। और उसके बाद उनका डिप्लॉयमेंट भी ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के मोटरसाइकिल जैक पे खड़ी कर दी तो खड़ी हो गई। इसको डिप्लॉयमेंट करने के साथ साथ जी। उसको ये भी देखना होता है किस जगह पर हम डिप्लॉय करें ताकि ये सक्सेसफुल हो, हमें बचाने में, और जरूरत पड़ने पर उसको ऑफेंसिव एक्शन करने में कितना ये सक्सेसफुल हो सकता है। ये चीज टाइम लेगी। डेवलपमेंट के बाद सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन। किस स्पीड से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। हालांकि प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट ये हो सकता है साथ साथ हो, जितना प्रोड्यूस होता जाएगा हम उसको प्रायोरिटी के हिसाब से डिप्लॉय करते जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा। तो उन्होंने जो भी हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं या जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट के बनाने वाले हैं उनके साथ इस बात को चर्चा करके उन्होंने एक ये डिसाइड क्या किया है, बेसिकली एसेस किया है कि शायद हम इसको पूरी तरह से लगाने में हमको शायद करीब 10 साल लग जाए। ठीक है, बहुत सारा R&D है, बहुत हाँ। सारा रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी रिसर्च है, DRDO की कैपेबिलिटीज़ को भी लेकर अभी की DRDO कितना उस पर रिसर्च R&D कर सकता है, कितना प्रोडक्शन कर सकता है। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं। डॉक्टर राम, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं, पहला, और दूसरा कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को कहा कि एटमी धमकी हमें मत दीजिए, पाकिस्तान को हमने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया, और अब वो कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत बनाने जा रहा है जो भारत को दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और जेट से महफूज रखेगा। डॉक्टर राम। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले 10-12 साल से ऐसा ही भाषण देते हैं। उनके भाषण में कोई कमी नहीं है और उनके मुंह से बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल निकलती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। ये जो बात उन्होंने आज कही, ये 2014 में भी इस तरह की बातें की, 2015 में भी की, 2016 में की, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और अभी मैं सुन रहा था कि किसी काम को बड़ा काम करने के लिए 10 साल में हो जाता है। तो 10 साल से भी ज्यादा हो गया। और जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे तब इन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में कर दूंगा, बन गए तो कहा था कि 3 महीने में कर दूंगा, फिर उसके बाद कहा था कि मैं 5 साल में कर दूंगा, और फिर उन्होंने डेडलाइन बता दी थी कि सब कुछ 2022 में हो जाएगा, कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, किसानों की आय डबल हो जाएगी, हमारी जो आर्मी है, सेना है, मजबूत हो जाएगी। और हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को हम 1971 में हरा चुके हैं। पाकिस्तान के हम 2 टुकड़े कर चुके हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश थे, 2 देश मिलकर एक बड़ी ताकत बनते हैं। जब हमने 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे तब हमने हरा दिया, तो अब तो पाकिस्तान की ताकत आधी रह गई है। पाकिस्तान की आबादी 25-30 करोड़ है, हमारी 140 करोड़ है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे सामने बहुत कमजोर है। हम पाकिस्तान से यदि तुलना करते हैं तो ये हम अपने आप को कमतर मानते हैं। हमारी पाकिस्तान से ज्यादा लड़ाई चीन से है। अभी जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो चीन साथ दे रहा था, अमेरिका का भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, रूस चीन के साथ रहता है। तो हमारे पास क्या है? तो जब तक हम चीन से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें जो अपनी अर्थव्यवस्था है, जो ताकत है, वो सब कुछ चीन से करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी चीन से लड़ाई होती है तो हमें चीन से जीतना है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हमें चीन से लड़ना है। और हमें कोई कुछ बोलता है तो जवाब देना चाहिए। जैसे ट्रंप ने इतनी बार कहा कि मैंने युद्ध बंद करा दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर इतनी ताकत होना चाहिए कि ट्रंप और एयर डिफेंस सिस्टम को क्या लेकर कहेंगे राम से? वो थोड़ा सा हम लोग डेविएट हो रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। एयर डिफेंस सिस्टम हो या आर्मी का जो भी रक्षा बजट है, 1947 के बाद से ही आर्मी की मजबूती पर ध्यान दिया गया, नेवी की मजबूती पर ध्यान दिया गया, एयरफोर्स की मजबूती पर ध्यान दिया गया, हर समय काम किया गया। लेकिन हम देखते हैं, मतलब महीने 2 महीने में सूचना मिल जाती है कि हमारा कोई फाइटर जेट प्लेन है वो क्रैश हो गया। इनकी लाइफ होती है किसी की 10 साल, किसी की 20 साल। अब 40 साल पहले, 30 साल पहले कोई चीज खरीदी जा रही है तो हम पायलट की जान को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? आए दिन हमारे फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं।
जब हम कहते हैं कि हमारे पास रक्षा बजट है, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे नंबर की है, तो क्यों नहीं आर्मी को पैसा दिया जा रहा है? वही कांग्रेस सरकारों में इसरो बना, पार्क बना, कई ऐसे संस्थान बने जहां सब कुछ डेवलप किया जा सकता है। HAL बना। अब आप देखिए, HAL को काम ना देकर अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी को डिफेंस के काम दिए जाते हैं, एयरफोर्स के काम दिए जाते हैं। आप जब राफेल का काम HAL को मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी को मिलना चाहिए था, कैपेबल कंपनी को काम मिलना चाहिए था, तब वो अनिल अंबानी को काम दिया जाता है। तो आर्मी के साथ भी लगातार धोखा किया जाता है और आर्मी के पीछे ये लोग छुपने का काम करते हैं, नाकामियां छुपाते हैं। आर्मी अभी जीत रही थी, हम चाहते थे पाकिस्तान को सबक सिखाना। 140 करोड़ जनता खुश हो रही थी कि हमारी सेनाएं अच्छा काम कर रही हैं, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रंप के ट्वीट के बाद हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने ट्वीट करके मजाक किया है, लेकिन ट्रंप के ट्वीट के 1 घंटे बाद हम सुनते हैं कि युद्ध खत्म हो गया और हम जवाब नहीं ठीक है, दे पा बीजेपी के रहे हैं। प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राम, आई कम बैक टू यू। गौरव मिश्रा जी, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। डिफेंस सिस्टम के बारे में बात तो नहीं हुई, लेकिन 71 से लेकर अब तक सेना कितना अपग्रेड हो गई, इस पर डॉक्टर राम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। ट्रंप का जिक्र कर दिया, आज विषय वस्तु वो है नहीं। डॉक्टर राम के तमाम जो आरोप है उस पर जवाब दीजिए गौरव मिश्रा जी, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से भारत की सेनाओं के पराक्रम को कमतर आंकने का, उसके प्रति अविश्वास पैदा करने का। सिंदूर ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ 25 मिनट में उस पाकिस्तान की पूरी तैयारी को, जो पिछले 75 वर्ष से भारत के खिलाफ तैयारी करता था और परमाणु युद्ध की बार बार धमकी देता था, उसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के नाम पर भारत में आतंकवाद की खुली खेती करता था। और उस आतंकवादी देश को कांग्रेस चलित सरकारों ने न सिर्फ फंड से पोषित किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि ये तो आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन डायलॉग्स नहीं रुकेंगे। इस तरह का आत्ममुक्त सरकार जिसने इस देश में चलाया हो, जिसने भारत को हमेशा भोग की भूमि मान करके चला हो, जो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में, उसके बचाव में आज भी खड़ा दिखाई देता हो, अमेरिका के लिए बैटिंग करता भारत के अंदर दिखाई देता हो, वो किस मुंह से भारत के पराक्रम को स्वीकार करेगा? आप एक बात बताइए, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये युग को बदलने का समय है, यही सही समय है। और इस सही समय पर हम समय के बहाव को, समय के रुख को मोड़ दें, इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया, वैज्ञानिकों का आह्वान किया, सरकारी विभागों का आह्वान किया, सारी देश की वो शक्तियां जो देश को दुनिया का सर्वोपरि राष्ट्र बना सकती हैं, उन सब का आह्वान किया। और हम आत्मनिर्भर हों, जिस तरह से भारत ताकतवर देश बनकर के उभरा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो भारत को एक बाजार की तरह समझने वाले दुनिया के वो देश क्यों ये चाहेंगे कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र बने, भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो 100 देशों में अपने आयुध को बेच सके, भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो महज 10 वर्षों में रक्षा के उत्पादों का जो आंकड़ा है वो लगभग 30,000 करोड़ के एक्सपोर्ट को छू ले। तो ये तो आंख में खटकेगा। कांग्रेस पार्टी को ये कैसे सुहाएगा? जो कांग्रेस पार्टी चीन के अंदर जाकर के गुप्त समझौते करती है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीन के अधिकारियों से गुप्त वार्ता करती है, जो डोकलाम के समय में चीन के राजदूत के घर चोरी से जाती है, वो इस तरह की बात उनको कहां से अच्छा लगेगी? और अमेरिकन प्रॉक्सी की तरह देश के अंदर व्यवहार करते हैं। भारत जाग चुका है और आज प्रधानमंत्री जी का ये भाषण निर्णायक संदेश है भारतवासियों के लिए कि भारत अब अपने पैर पर खड़ा होगा और पूरे दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत बाजार नहीं है, दुनिया को बाजार बनाने की क्षमता भारत के अंदर है, और वो हम करके दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। जिस तरह से हमने अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट को मार गिराया, जिस तरह से अंतरिक्ष में भी भारत की पकड़ मजबूत हुई, चंद्रयान हमारा चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा पर उतरा, उस तरह से भारत की जो क्षमता जो विकसित हो रही है, उस आधार पर चक्र सुदर्शन का संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने दे दिया कि भारत का कोई भी सिविलियन प्रतिष्ठान वो असुरक्षित नहीं रहेगा, उसके सुरक्षा की भी हम तैयारी करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल, वहां का क्या फील्ड मार्शल, जो भी वो फर्जी उपाधि अपने लिए ले रखा है, वो धमकी देता है कि हमारे
बांध को वो गिरा देगा, अपने देश को तो बचा नहीं सका और वो हमारे बांधों पर हमले की बात करता है। हम सुरक्षा को भी और कड़ा करेंगे और हम अपने आक्रामक रुख को भी और तेज करेंगे। फाइटर जेट्स को भारत के अंदर बनाएंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और दुनिया के लिए वो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर सके दुनिया के देश, वो इजाद करेंगे। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन ने दुनिया के आंख खोल दिए, बड़े बड़े ताकतवर देशों के आंख खोल दिए। जब 14 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर के छेद में उस जगह जाकर के हमारा ब्रह्मोस हिट करता है और पूरा का पूरा उनका एटॉमिक सिस्टम तबाह होता है। मैं भार्गव साहब से पूछूंगा अभी पूजा जी से बात करने के बाद कि भाई हम कितने कैपेबल हैं और हम कब अपना जेट इंजन बना पाएंगे। बहुत वक्त लग गया बातें करते करते। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा जी, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, सेना के अपग्रेडेशन, जीएसटी के बारे में जिक्र किया, रोड मैप दिया, ब्लूप्रिंट दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में उन्होंने बात की, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में उन्होंने बात की। लेकिन सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की दरकार भारत को बहुत वक्त से। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अपना खुद का नहीं है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में ये हमने प्रूव किया कि येस वी आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग थिंग्स और हम टैक्टिकली ये चीज़ कर सकते हैं। आप किस तरह से देखती हैं इस बयान को और कितना वक्त आपको लगता है कि भारत को अपग्रेड करने में खुद को लगेगा अभी? पूजा। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी हमें कि जो मोदी जी है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, जो चीज इम्पॉसिबल थी भारत के अंदर, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये भी जो सुदर्शन चक्र की जहां बात आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं भगवान की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र से प्रेरित हैं पीएम मोदी जी। ये इसलिए इन्होंने सुरक्षा मिशन का इसको नाम दिया, सुदर्शन चक्र का नाम दिया। अब इसके आगे मैं सिर्फ एक ही लाइन में बताना चाहूंगी कि अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा वो कोई भी हो सकता है, उस मुद्दे को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पीएम मोदी जी जब से अपने सीट पे आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, मैंने तो हमेशा 80% हर चीज बहुत बेहतरीन होते हुए देखी है। क्यों आज पाकिस्तान को वहां पे अनाउंसमेंट में ये कहना पड़ता है कि आपने अगर हमारा जो पानी रोका, समझौता जो है उसको रद्द करने की कोशिश की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। जब रोका गया था तब तो वो कुछ कर नहीं पाए थे, सिर्फ वो धमकियां चमकियां इन्हीं पे उनका शासन प्रशासन चल रहा है। पाकिस्तान अभी तक कुछ नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता को या तो बिलीव नहीं है या विपक्ष को बिलीव नहीं है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जबकि उनको बिलीव करना चाहिए। विश्वास इसलिए भी करना चाहिए कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उससे पहले भी ऑपरेशन महादेव, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। तो ऐसे में देखिए विपक्ष जो है ना कटाक्ष करेगा। और जिस तरीके से हमने सदन में भी सुना, जया जी के जिस तरीके से विचार थे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया, मतलब नाम से मुझे लगता है कि नाम से क्या करना है आपको, नाम से क्या लेना देना है। आप ये देखिए कि एग्जैक्टली जिस मिशन को हम लेकर के निकले थे वो मिशन हमारा पूरा हुआ, वो मैटर करता है जी। ठीक है। अब भार्गव सर, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एयरफोर्स के विमान हैं जो डीकमीशन होने चाहिए। सुखोई, मेघ, जगुआर, ये तमाम जो विमान हैं बहुत पुराने हो गए और मुश्किल ये है कि हम फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते तो लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से उसका रख रखाव, उसको जबरन में सालों साल रखना पड़ता है। आप सोचिए मिग कब कमीशन हुआ था, कितना वक्त हो गया, सुखोई कब कमीशन हुआ था, मिराज कब कमीशन हुआ था। ये बहुत पुराने जेट्स हैं और डॉक्टर राम जो जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमारे पायलट्स की मौत हो रही है, वो उनको शहादत मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे जो फ्लीट है ये बहुत पुरानी हो गई। वी नीड टू अपग्रेड दिस। लेकिन फिर भी पिछले 10-12 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, मुझे लगता है कि सेना बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुई है। हमारा रक्षा बजट भी बढ़ा है और इंटरनेशनल जो डिफेंस सप्लाई हमारी बहुत बेहतर हुई है कांग्रेस के रेजिम की अगर तुलना करें अभी से। भार्गव साहब, देखिए अभी मैं डॉक्टर राम को भी सुन रहा था। आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनी पार्टी, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा और मेरा पर्सनल भी किसी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। वो डिस्क्लेमर है आपका सर। लेकिन
जो अभी आपने बताया या जो कहा कि हमारे प्लेन गिर रहे हैं, फाइटर प्लेन्स गिर रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन नहीं है, तो पहली बात है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? एग्जैक्टली। हवाई जहाज जो खरीदे गए थे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो 40 साल पहले खरीदने के बाद या 50 साल पहले खरीदने के बाद टाइम टू टाइम उनका अपग्रेडेशन चाहिए, टाइम टू टाइम उनका रिप्लेसमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपग्रेड हम करते जाएंगे, आप पुरानी गाड़ी को कितना ही नया पुर्जा लगाओ लेकिन नई गाड़ी के बराबर नहीं होती है। जो उस समय मिग 19, मिग 21 जिनको आज की तारीख में हम फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, जो चलते थे उनका भरोसा नहीं होता था कि वो पायलट जिंदा वापस आएगा, वो हवाई जहाज वापस लौटेगा, रनवे के ऊपर के नहीं लौटेगा। उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करके हम बढ़े हैं थोड़ा बहुत आगे, लेकिन जिस स्पीड से हमें आना चाहिए था हम उस स्पीड से नहीं आए। रहा सवाल HAL का, तो देखिए HAL में जिस समय हमने रफेल खरीदे उस समय HAL एक तरह से कह लीजिए कि बिल्कुल डिफंक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। हम रफेल कहां से बना लेते भाई? वो एक नॉर्मल हवाई जहाज नहीं बना पा रहा था, उसके आंख नाक कान सारे बंद कर रखे थे। जब तक आप उन्हें काम करने का मौका नहीं दोगे, फाइनेंस नहीं दोगे, उन्हें टारगेट नहीं देंगे, तब तक वो कैसे बनाएंगे? और HAL सर हेलीकॉप्टर की रख रखाव और उनकी इक्विपमेंट्स की तो देखभाल कर ही रहा है HAL इतने सालों से। नहीं देखिए, देखभाल करना अलग बात है, लेकिन नया बनाना इज अ डिफरेंट पार्ट। एयरक्राफ्ट को बनाना, उसके डिजाइन को तैयार करना, उसके प्रोडक्शन की लाइन तैयार करना, ये बिल्कुल एक अलग बात है जी। अभी हम तेजस तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है? हवाई जहाज ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने कहा कि आज बनाएंगे और वो सीधे बोर्ड के ऊपर आया और एक हफ्ते एक साल बाद उसकी तैयारी हो गई। भाई उसके इंजन के ऊपर लॉट ऑफ R&D चाहिए होता है, टाइम टू टाइम उसके अंदर अपग्रेडेशन चाहिए होता है, उसके अंदर जो कमियां आ रही हैं उनका उसको ठीक करने की जरूरत होती है। आज उनका उसके बाद मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं हर एक में। आज हम उस स्टेज में जिसमें हमें राफेल खरीदने पड़े थे, अगर उसके ऊपर टाइमली HAL के ऊपर हमने ध्यान दिया होता तो हमें राफेल खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि हो सकता है राफेल हम खुद तैयार कर रहे होते। सर एक सवाल भार्गव सर मेरा ये भी था, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बीजेपी की सरकार अभी एक दशक पहले आई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बहुत लंबे वक्त तक सत्ता में रही। सुखोई, मिग, मिराज जैसे विमान हैं, तो ये उस दौरान जो सरकारें थी उनकी जिम्मेदारी भी थी कि वो उसे अपग्रेड करें या नए जेट्स को असेंबल किया जाए, उनको कमीशन किया जाए, पुराने को डीकमीशन किया जाए। क्या कांग्रेस की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, या काम हो रहा था क्योंकि डिफेंस बजट की थोड़ी सी दिक्कत रही होगी या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की दिक्कत रही होगी? आपको क्या लगता है क्यों नहीं अपग्रेड हुआ? 40 साल से मिग 21 और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं इसी तरह से। विल पावर की बात होती है कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि जब हमें रफेल खरीदने थे उस समय ये हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है। एंटोनियो ने मना कर दिया था, हुआ डिफेंस मिनिस्टर दैट टाइम, कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब ये हाल आया कि पैसे नहीं है, हम हवाई जहाज नहीं खरीद सकते, तो उसके बाद रिप्लेसमेंट कहां से आएगा? हमने जो भी मिराज खरीदे उस समय, जितने भी खरीदे, भाई उन मिराज के बाद उनके नए अपग्रेडेड मॉडल्स आए, हमें उनके ऊपर जाना चाहिए था। अगर हमने उस बीच में सोच करके कि हम बैठे रहे कि ठीक है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तब यही हाल होता है। मोदी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के लिए पैसे आ गए थे सर, भार्गव सर। नहीं वो तो ऐसा था ना, पैसे अगस्टा वेस्टलैंड के लिए नहीं आए थे, आपको ख्याल गलत है। वो अपनी जेब में डालने के लिए आए थे। अगस्टा वेस्टलैंड में भी देखिए खरीदे तो क्या हुआ उसका। तो ये सारी चीजें उस समय की, मैं कह रहा हूं कि मैं नॉर्मली मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, बट आई डेयर से कि देयर वाज लॉट ऑफ करप्शन, लॉट ऑफ लैक ऑफ विल पावर, और देश की तरफ ध्यान नहीं था कि देश की क्या जरूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहां हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं था। वो कह रहा है 47 से हमने बहुत पैसा खर्च किया। अरे 1962 में जो हमारे जवान लड़े हैं पहाड़ी में, बर्फ के इलाके में, नंगे पैर लड़े हैं, जूते तक नहीं दे सकते ठीक से, हमारे पास जूते तक नहीं थे, नंगे पैर लड़े हैं। मैं कह तो रहा हूं, उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास पहनने के लिए नहीं था, उन्हीं कपड़े नहीं थे। बताइए कहां से 47 से लेकर के हमने बहुत प्रोग्रेस की थी, बहुत काम किया था। 65 की वार का आप लीजिए, हम किन जहाजों से लड़े थे? हमारे पास नेट 65 था, नेट विमान थे। हमारे पायलट का जज्बा था जो उन्होंने उन हवाई जहाजों को लेकर किया और लड़े। और
लेकर के लड़े थे। इसके बाद अगर आप 71 की तरफ भी लड़े तो देखिए एट ए टाइम एक समय ऐसा था जब हमारे जनरल ने मना कर दिया था कि हम अभी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। आई नीड 6 मंथ टू प्रिपेयर द आर्मी। मानेकशॉ ने कहा था, यस, भाई उन्होंने हम कहा कहा था, था। उनके पास थे, सब कुछ था, लेकिन उसके लिए भी तैयारी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आज बोला कि अच्छा जाओ हमला कर दो तो जाकर के हमला कहेंगे अच्छा भाई जाओ हमला कर दो, ऐसा नहीं होती है लड़ाई। लड़ाई के लिए एक प्रिपरेशन चाहिए होती है। एक आदमी जो सीमा पर लड़ रहा होता है उसके पीछे कम से कम 10 आदमी होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। चलिए डॉक्टर राम से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम देखिए, ही द डिफेंस पर्सनल है, वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन। और ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जंगों में शरीक रहे हैं और लड़े भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी चिंता इतनी फिक्र कांग्रेस को थी तो चलिए 1 दशक माइनस कर दीजिए, 10 साल पहले भी कितने अपग्रेड थे हम। कम से कम हमारे पास अब एयर डिफेंस सिस्टम अपना है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास हम तेजस पर काम कर रहे हैं, कावेरी इंजन के इंस्टॉलेशन के लिए चर्चाएं चल रही हैं। कम से कम कुछ तो बेहतर हुआ है। डॉक्टर राम, ये आपको लगता है इट्स ऑल गैस बबल? डॉक्टर राम, मुझे तो लगता है 1999 का युद्ध हम जीते थे। जिन हमारे जेट्स की नाकामियों की बात चल रही है, मिराज की, मिग की, बोफोर्स की, और ये कहा जा रहा है कि तब कुछ भी नहीं था, तो फिर 1999 का युद्ध कैसे जीते थे? क्योंकि वाजपेयी जी को तो केवल 1 साल हुआ था प्रधानमंत्री बने हुए। 1971 का युद्ध कैसे जीत गए थे जब हमारी सेना के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, सेना का इतना अपमान किया जा रहा है, तो फिर 1971 का युद्ध क्यों जीत गए? भार्गव साहब जवाब देंगे इसका? नहीं देंगे। हाँ, बताऊंगा। अरे पहले मुझे तो कंप्लीट करने जी, जी, दीजिए। जी। उन्होंने 15 मिनट बोल लिया भार्गव जी ने। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सुबह, अब आप देखिए, आज आजादी का दिन है। सुबह आपके चैनल पर मेरी 10 से 11 बजे डिबेट थी। वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी, उनका भाषण चल रहा था, बीजेपी के मुख्यमंत्री है। यही डिबेट सुबह 10-11 वाली आपने कैंसिल कर दी। तो हम इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके चैनल को इतना दबाया गया कि आपने हमारी सुबह 10 से 11 की डिबेट कैंसिल कर दी। डॉक्टर राम, वो एसओपी है, सुनिए, वो डिबेट कैंसिल नहीं की गई, वो एसओपीज है। हमने ममता जी को भी दिखाया, हमने धामी को दिखाया, हमने योगी को दिखाया, हमने नीतीश कुमार को दिखाया, हमने तेलंगाना के सीएम को भी दिखाया। इट वाज अ एसओपी विच वाज प्लान्ड यस्टरडे विद आवर एडिटोरियल टीम कि हमें सबको दिखाना है। सभी मुख्यमंत्रियों ने झंडा फहराया था, मैंने सबको दिखाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ धामी को हमने दिखाया। आपने मुझे बात कंप्लीट फिर भी नहीं करनी दी। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। जी जी जी। 28 प्रदेश हैं, कहीं किसी का लाइफ नहीं चला है, केवल बीजेपी नेताओं के अलावा। क्या बात कर सुबह रहे हैं 10 से 11 आपने जो डिबेट कैंसिल की है, जी, हम इसी के बात को कर रहे हैं कि आजादी खत्म की जा रही। मैं आपके चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूं। डिबेट कैंसिल मैं ये करना बता नहीं रहा होता हूं कि सर। आपके सर, चैनल पर दबाव था। सर मैं स्टूडियो में फिर बैठा आप था। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप गलत लगा रहे हैं ना आप मेरे संस्थान के ऊपर। देखिए, वो डिबेट कैंसिल नहीं थी। तो आप हर मुझे मुख्यमंत्री बोलने को बोलने का मौका हम देते हैं। वी आर नेशनल चलिए, ठीक है, टेलीविजन, आपके वी लेट संस्थान को नहीं एवरीबॉडी लगा। स्पीक आउट। आपके हम संस्थान को सबको नहीं दिखाते हैं। लगा। अब आप ये सुनिए पॉइंट मत करिए आप- कि धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसलिए कैंसिल किया, ऐसा नहीं है। अलग अलग कार्यक्रम आ रहे सर, थे। मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है। आर्मी के बहुत जब भी सारे बीजेपी फंक्शंस, नेता की आर्मी के भाषण बहुत होती है, सारे मेरी फंक्शंस डिबेट हमने कैंसिल लाइव होती है। काटे थे। ले लद्दाख तमाम जगहों से आर्मी के फंक्शंस आ रहे थे, हम वो भी दिखा रहे थे। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बयान आ रहे थे, हम वो भी दिखा रहे थे। वो सिर्फ एक इत्तेफाक है डॉक्टर राम। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंट कि उस वक्त धामी बोल रहे थे। हमने सब मुख्यमंत्रियों को काटा है सुबह। मान लिया तो जी। आपके लिए हम लोग और जनता इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, हमारे लिए आर्मी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आप भी इंपॉर्टेंट है। डिबेट कैंसिल आपने इसलिए की कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, डिबेट- आपके लिए मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है। आपके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनकी भी डिबेट कैंसिल हुई। वरिष्ठ तो वही पत्रकार तो थे, कह रहा वो भी हूं। नहीं बोल पाए। वही मैं बोल रहा हूं। डिफेंस क्या एक्सपर्ट बीजेपी थे, के वो भी नहीं बोल पाए। प्रवक्ता ऐसा तो नहीं कि हमने बीजेपी का? सबको बोलने दिया और आपको नहीं बोलने दिया। मैं यही डॉक्टर तो राम, बोल रहा हूं। डॉक्टर राम प्लीज अलाउ मी टू मैं एक्सप्लेन। यही बोल रहा हूं। हर यही चैनल बोल रहा की हूं। एक एसओपी होती है, गाइडलाइंस होती हैं, एडिटोरियल कॉल होती है, उसके अकॉर्डिंग वी प्लान आवर 12 आवर डे एंड 12 आवर्स नाइट। हमें कहा जाता है कि भाई हर मुख्यमंत्री, हर नेता को दिखाना है। हमने सबको दिखाया, हमने राहुल गांधी को भी दिखाया। तो फिर अब 10 He से is 11 not BJP आपने leader. डिबेट क्यों रखी? अरे, 10 से 11 फिर मैं आपने बता डिबेट तो क्यों रहा हूं रखी कि जब उस आपको वक्त सबको बैक टू दिखाना बैक तमाम मुख्यमंत्रियों के भाषण आ रहे थे। राहुल गांधी को दिखाया, खड़गे साहब का भी जब वो ये बारिश तो में हर भीग साल के ही छाता आते हैं ना, पकड़ के आपको इतना तो राष्ट्रगान पता गा होना रहे थे, चाहिए तो ना हमने कि वो भी भाषण दिखाया था। इत्तेफाक वो हर साल आते का हैं। वो इत्तेफाक है कि उस वक्त डिबेट के वक्त
चीफ मिनिस्टर लाइव आ गए और ऐसा नहीं एजेंडा है कि हमें बीजेपी को दिखाना है। अगर बीजेपी को दिखाना होता तो पैनल पे आप क्या कर रहे हैं फिर डॉक्टर राम? आपको हम नहीं बुलाते हैं। कैंसिल हुई थी तब बीजेपी मुख्यमंत्री के गलत भाषण चल गलत रहे थे। गलत इत्तेफाक है सर, मैं इत्तेफाक है। आपके दर्शकों से बोल रहा हूं 10 से 11 की आप डिबेट देख लीजिए, सुबह कैंसिल हुई है, उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी के भाषण चल रहे थे। मैंने आपके जो दर्शक बाकी मुख्यमंत्रियों के भाषण भी चले हैं। डॉक्टर राम, आप हमारी एडिटोरियल कॉल डिसाइड नहीं करेंगे। डॉक्टर राम, अब आप तो डिसाइड नहीं करेंगे हम क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। जी, अब काम की बात करते हैं, अब काम की बात नहीं नहीं, काम की बात नहीं, आपने गलत बात छेड़ी है। आप हमारी ठीक है, काम एडिटोरियल की कॉल बात ले करते हैं। लीजिए। आप हमारी रोज सुबह 8 बजे की एडिटोरियल मीटिंग में बैठा करिए। कल से मैं आपको जूम पर ऐड करूंगा। आप हमको बताइए हमारे एडिटर्स को क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। मैंने आपसे कहा वो इत्तेफाक था कि सीएम धामी का लाइव आया, उसके बाद अलग अलग मुख्यमंत्रियों का लाइव आना शुरू हो गया, सेना के कार्यक्रम आने लगे, तो हम दर्शकों को अलग अलग चीजें दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हम वही काम कर रहे मतलब थे। बीजेपी प्रवक्ता और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आपको अभी डिबेट में हम क्यों बुलाए? हमने सुबह भी आपको नहीं, बुलाया था अभी ना। की बात नहीं चल रही है, 10 से 11 की बात चल रही है। अरे तो सुबह अलग 10 से अलग 11 की मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम, अभी की बात नहीं देखिए चल रही है, अभी भी सुबह कोई 10 से 11 कार्यक्रम की आएगा बात तो चल अभी भी डिबेट गिरा सकते हैं हम। राष्ट्रपति उस दिन थी तो हमने डिबेट गिराई ना। नहीं तो राष्ट्रपति का भाषण आया तो हमने डिबेट गिराई ना। अपमान करोगे, अभी आर्मी बैठी हुई, आप आर्मी का अपमान करोगे मुख्यमंत्री के लिए? आर्मी का अपमान कब किया हमने? आर्मी के कार्यक्रम तो हम अभी दिखा रहे थे कैंसिल सुबह। करोगे तो आर्मी का अपमान होगा ना। बिल्कुल अपमान नहीं। आर्मी ये आपका नैरेटिव है डॉक्टर राम, दिस इज योर नैरेटिव। नो 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 नो, डोंट पुट एंड प्लेस योर नैरेटिव टू अस ऑन आवर सोल्जर्स, बिकॉज़ वो आपका नैरेटिव है। दैट्स योर डॉक्टर राम, दैट्स योर नैरेटिव। आर्मी का अपमान है, दैट इज योर नैरेटिव, दैट इज योर नैरेटिव, कैंसिल करोगे दैट इज योर नैरेटिव। Ram, that is your narrative. No, we respect country, we respect army, we respect each and every citizen of India. Do not, Dr. Ram, please do not do this. ये कांग्रेसी एजेंडा मत चलाइए। राहुल गांधी की तरह बात मत करिए। राहुल गांधी की तरह बात मत करिए। वो भी यही कहते हैं मीडिया हमको नहीं दिखाता है, मीडिया नहीं दिखाता तो उनकी प्रेजेंटेशन कैसे ऑनर गई? मीडिया हमको नहीं दिखाता है। प्रियंका गांधी टी शर्ट पहन के घूम रही थी, वो हमने दिखाया। मीडिया हमको नहीं दिखाता है। राहुल गांधी ने बोला देश जेड इकोनॉमी है, वो हमने चलाया। हम क्यों नहीं दिखाएंगे आपको? ये सब नैरेटिव राहुल गांधी स्टाइल में बात मत करिए प्लीज। आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। वी लाइक व्हेन यू स्पीक, वी लाइक व्हेन यू स्पीक। डॉक्टर राम, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। प्लीज डू नॉट कॉपी राहुल गांधी इन माय शो, प्लीज डू नॉट डू दिस। प्लीज डोंट बी राहुल गांधी। नो नो नो, प्लीज डू नॉट बी राहुल गांधी, प्लीज डू नॉट बी राहुल गांधी। राहुल गांधी मत बनिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम, एंड वी रिस्पेक्ट यू। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज पुट यू फॉर डिबेट। नो, डोंट बी राहुल गांधी। राहुल गांधी बनना है, डोंट बी राहुल गांधी। बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना है। डोंट बी राहुल गांधी। मुझे राहुल गांधी गौरव ही बनना मिश्रा, है। गौरव मिश्रा, मुझे राहुल बहुत गांधी ही बनना टाइम है। नुकसान कर दिया सर आपने मेरा। राहुल गांधी ही गौरव बनना मिश्रा, चाहता गौरव हूं। मिश्रा, गौरव मिश्रा, गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा को दो बार टाइम देंगे। गौरव मिश्रा प्लीज जवाब दीजिए। ये एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक थे, राम नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये अपना नाम ही राम रख लेते हैं। बताइए, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का विरोधाभास कांग्रेस पार्टी में ही देखा जाता है। जी। और यहाँ पर अपने डिबेट के लिए रो रहे हैं। बताइए, सबके ऊपर वही चीज समान रूप से लागू होती है, और अकेले इनको सेपरेट प्रिविलेज चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंटाइटलमेंट बीजेपी प्रवक्ता है, आपसे ये सवाल नहीं करेंगे अभी। जो अफीम इन लोगों ने पिया है ना, जी, जो गांधी गौरव परिवार ने पी रखा है, जो आप बीजेपी प्रवक्ता है, आपसे ये सवाल नहीं करेंगे अभी। इनके हिसाब बिल्कुल आप सवाल बीजेपी करेंगे। प्रवक्ता है, आपको नहीं टोका जाएगा। बिल्कुल सवाल करते हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता है, आपको नहीं टोका जाएगा बीच में। संविधान के अनुसार चलने का हक नहीं है। आप नवाज शरीफ को भारत बुलाते हैं, आतंकवादियों के संविधान है। जनक को आप भारत एलओपी बुलाते हैं, राहुल गांधी जो नहीं कहा तय करेंगे जाएगा। वही संविधान है। आतंकवादियों के ये जनक हाल है को कांग्रेसियों पाकिस्तान का। मिलने और जाएंगे, अब आते हैं नहीं मूल पूछा विषय जाएगा। पर। परवान आप शांत रहिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आपको नहीं बताया जाएगा। आप बोल रहे थे राम साहब, मैं नहीं बोल रहा था। आप सुनने का भी धैर्य नहीं बताया रखिए, जाएगा। 50 सुनने का भी धैर्य रखिए। उसके बारे में नहीं बोला भाई जाएगा। ऐसे तो नहीं बोला जा सकता ना। इन्हीं से $88 बुलवा लीजिए पूरा डिबेट। सुबह का ये बोले नहीं है, इनको भूख बहुत ज्यादा लगी है। इनको पहले भोजन पूरा दीजिए, इनका पेट भर जाए बोलने का, उसके बाद हम लोग बोल लेंगे। कांग्रेसियों को बोलने का पूरा मौका दीजिए, मेरा काम ये खुद कर देंगे। मुझे जनता को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही मेरे लिए टोकता का काम करेंगे। मोदी ने कहा है देश की गर्मा गिरती है, यदि डॉलर बढ़ता है तो, रुपया गिरता है तो देश की गर्मा गिरती है। ये मोदी ने कहा है, बीजेपी ने कहा है, सुषमा स्वराज जी ने कहा है। राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो क्या गिरता है? देश की गर्मा गिरती है। राहुल गांधी चीन में जाकर के समझौता करते हैं तो क्या गिरता है? बीजेपी के प्रवक्ता ने वो भी कहा बताते है, जाइए। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है।
कि रुपया गिरता देखिए, है तो मानसिक देश की दिवालियेपन गर्मा के गिरती है। शिकार हैं ये। आप लगातार देश की गर्मा क्यों गिरा रहे हैं? अमित जी मानसिक 88 रुपए दिवालियेपन का के डॉलर शिकार क्यों हो हो चुके गया? हैं। आज देश आपने की डिबेट गर्मा इनको नहीं किया। गिराने का काम क्यों कर रहे हैं आप? आज आपने जो इनकी डिबेट छीन ली, ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है आपने। डॉलर आपका 88 चैनल का बंद हो जाएगा, मैं बता दे रहा ऊपर हूँ। मर जाना चाहिए। आयात आपके महंगा हो चैनल को जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। आप आयात समझ महंगा हो लीजिए। जाएगा। ये डॉलर कांग्रेस 88 के का है। परमाणु बम आप है, सेना का जो अपमान कर पाकिस्तान रहे की हैं। धमकी दिया आप करते सेना थे का परमाणु अपमान कर बम रहे की। हैं। और ये आप परमाणु सेना का अपमान बम कर है रहे हैं। पाकिस्तान के यहाँ पास। सेना के वो लोग ऐसा बैठे कर हुए देगा, उनको वो नहीं ऐसा कर बोलने देगा। दिया जा रहा है। इसीलिए 26/11 आप के सेना बाद भी पीछे छुप पाकिस्तान रहे को हैं। अनुदान आप दिया था, लगातार इन लोगों सेना ने का पैसे अपमान दिए कर रहे थे। हैं। भारत आप में सेना नोट का छापने बजट वाली कम मशीन कर को रहे हैं। पाकिस्तान में भेज आप दिया था, सेना में 2 स्क्रैप लाख बना के लोगों को कम चिदम्बरम कर साहब दिया। ने। और वहां से कांग्रेस ने फर्जी 13 नोट मंगाया लाख करते सेना थे भारत के अधिकारी अंदर। रखे थे भारत की कर्मचारी अर्थव्यवस्था रखे को थे। खत्म ठीक करने है। के लिए। अमित, actually क्या ना इनका energy मतलब waste हो रहा है। गौरव मिश्रा, I'll go towards पूजा जैन। पूजा देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो क्या है बताइए। अब 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा है, दुनिया भर की तस्वीरें आ रही होती हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, एनसीसी कैडेट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेह लद्दाख से, करगिल से सेना की फीड्स आ रही होती हैं। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि हमें सब चीज़ें समेटनी होती है। 15 अगस्त का दिन बहुत खास होता है। हम सभी नेताओं को, तमाम लोगों को मौका देते हैं बोलने का, उन्हें दिखाते हैं, क्योंकि बहुत रंग बिरंगी तस्वीरें आती हैं, बड़े अतरंगी लोग होते हैं। कोई बच्चा गाना गा रहा है, कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है, सेना की परेड्स हो रही हैं। अब देखिए, अब डॉक्टर राम नाराज होंगे कि आपने डिबेट कैंसिल कर दी। इट हैज़ नॉट बीन कैंसिल्ड। पूजा, आपको पता है, आप जानती है टीवी की एसओपी क्या होती है? प्लीज समझाइए थोड़ा डॉक्टर राम, थोड़ा समझाइए। डॉक्टर राम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सेफ डिबेट के लिए मैं भी इनवाइट थी, लेकिन बाद में कॉल आता है कि कुछ अर्जेंसी की वजह से, कि कुछ लाइव चल रहा था वहां से, इसकी वजह से डिबेट को जो है चेंज किया गया, डिबेट का टाइम चेंज किया गया, इवनिंग में डिबेट रखा गया। और जो मुद्दे थे वो जो कि तो रखे गए मुद्दे, जैसे कि अभी अमित जी ने पूछा कि भाई मतलब हम लोग कहाँ अपग्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे जो शस्त्र अस्त्र काम कर रहे हैं, किस तरीके से मोदी जी अपनी रणनीति को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, किस तरह की कमिटमेंट्स जनता के सामने कर रहे हैं, उनको किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें सबसे डिस्कस की जा रही हैं। और आप मुद्दे को मुझे लगता है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस को एडमायर करते हैं, आप राहुल गांधी बनिए, बिल्कुल वैसे ही बनिए, इसमें कोई तो राहे नहीं है, बट आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। आप लोगों को बेकार में कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए। अपनी भी खुद की एनर्जी वेस्ट करिए, हमारी भी मत एनर्जी वेस्ट देश करिए। की गर्मा गिर रही है, यह मुद्दा गलत है। नवाज शरीफ को भारत बुलाना, नवाज शरीफ से मिलने जाना, परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाना, यह क्या मुद्दा गलत है? कोई विदेशी अमेरिकन राष्ट्रपति हमें धमकी दे रहा है, यह मुद्दा गलत है क्या? डॉक्टर हर चीज के सेना के पीछे छुप जाना, यह मुद्दा गलत है क्या? महंगाई की बात करो तो सेना के पीछे छुप जाओगे, बेरोजगारी की बात करो सेना के पीछे छुप जाओगे। अब सुन लीजिए सर, आप बाद में बोल लीजिएगा, जी, कोई वोट के प्रॉब्लम नहीं अधिकार को है। खत्म आप किया जा रहा चैनल की जो है, वोट चीजें चोरी की डिसाइड जा करने रही की है, बात ये कर मुद्दा रहे हैं। सही नहीं है क्या? क्या प्रधानमंत्री आप 12 साल चैनल से पे झूठ भी नहीं बोल रहे हैं लाल decisions किले लेने से? के लिए तैयार हैं, लगातार सर। प्रधानमंत्री चैनल पे 12 साल से decisions भी यही आप भाषण लेने की दे बात रहे कर रहे हैं, हैं। यही आप भाषण एक दे रहे हैं काम- कि 2014 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, 2015 में बन जाएंगे, 2016 में बन जाएंगे, 2017 में बन जाएंगे, 2018 में बन जाएंगे, 2019 में बन जाएंगे, 2020 में बन जाएंगे, 2021 में बन जाएंगे। डॉक्टर राम सुनिए डॉक्टर राम, जस्ट अलाउ द लेडी टू स्पीक। डॉक्टर राम, जस्ट अलाउ हर टू स्पीक। डॉक्टर राम, पूजा प्लीज गो अहेड। पूजा, अमित, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर राम को दो थोड़ा सा प्रवक्ता बुला रहे हैं, थोड़ा सा इनको धैर्य रखना होगा। डॉक्टर राम देखिए, थोड़ा सा डॉक्टर राम धैर्य प्लीज पूजा जैन बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है। डॉक्टर राम प्लीज लेट हर स्पीक, लेट हर से समथिंग। डॉक्टर राम, अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोग आपको बोलने नहीं देंगे। डॉक्टर राम, मैं हमेशा आपको बोलने का मौका डिबेट में देता हूँ। डॉक्टर राम मुझे लगता है पहली बार डिबेट में बैठे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे इनको बोलना क्या है, इनसे क्या पूछा जा रहा है, इनको क्या अपनी बातें रखनी है। कभी ये चैनल के कमांड अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। आर के भार्गव बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। पूजा जैन, शी इज नॉट अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन। वी ओनली हैव अ स्पोक्सपर्सन हु इज गौरव मिश्रा। डॉक्टर राम देखिए, डॉक्टर राम देखिए, आपको हमेशा बोलने का मौका हर डिबेट में देता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि अमित आप मुझे बोलने नहीं देते। यू कैनॉट ब्लेम दिस। I always give you chance to speak. बराबर। इनको सुबह से लेकर शाम तक डिबेट में बिठाइए डॉक्टर राम को। प्लीज मेरा इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप इनको सुबह से लेकर शाम तक डिबेट में बिठवाइए और आप इनको यही जो बोलना चाहते हैं पहले इनके मन की बात बुलवाइए।
सर मैं आप तो बैठिए, बैठती हूँ, डॉलर मैं बीइंग अ 88 का हो प्रवक्ता, गया है। मैं बीइंग अ प्रवक्ता नहीं बैठती हूँ, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट बैठती हूँ। जी, जी, मैं जी। बिल्कुल बैठूंगी मेरे सर, उसके सामने लिए मुझे सारे आपसे प्रवक्ता परमिशन बैठे लेने की हुए हैं जरूरत बीजेपी नहीं है, आई एम के। सॉरी, आप बट मुझे बताइए, आपसे परमिशन लेने की आप जरूरत नहीं है, आई एम बताइए, सॉरी। काला धन आया क्या? काला धन आया नहीं क्या? नहीं, झूठ बोला था कि नहीं डाल देखिए के देते? देखिए, आप ये बात कह रहे हैं 15 ठीक लाख है, आए लेकिन कि आप ये नहीं? जो डिबेट 2 के लिए करोड़ रोजगार इल्जाम मिले कि लगा नहीं? रहे हैं, क्या कहा आप था? चैनल पे इल्जाम लगा रहे हैं, 2022 ये में बुलेट बेतुके ट्रेन इल्जाम चलेगी। है। लाल अब किले मुझे से लगता कहा है था आप बुलेट बहुत ट्रेन ज्यादा चलेगी, नेगेटिव है हर बुलेट चीज ट्रेन को लेकर के। चलेगी। आप प्लीज आपको ये थोड़ा सा बातें क्यों रिलैक्स हो नहीं याद जाइए, है? ठंडा पानी पीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स हो बुलेट ट्रेन जाइए। चली कि नहीं मैडम? आपके नहीं नहीं शहर में बुलेट ट्रेन है क्या? ये जानकारी आपको सर, नहीं है? सर आप तो बोलने का बुलेट मौका ट्रेन ही पर नहीं दे क्यों रहे नहीं सर, बोला आप ही जा रहा बोल है? लीजिए, आप ही बोल लीजिए सर, आप तो अर्थव्यवस्था पर बोलने का क्यों नहीं मौका बोला नहीं जा दे रहा रहे है? हैं। हमारे देश पर कर्जा हो गया 255 लाख करोड़ का। इस कर्ज के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? सर एक काम करिए ना सर, आपको एक, आप डिबेट में ना आप डायरेक्टली आप बैठिए, बीजेपी प्रवक्ता को बिठा देते हैं वहां पे, किसी नहीं, आप पत्रकार भी की तो बीजेपी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रवक्ता आप हैं। आपस में डिबेट कर आप लीजिएगा। भी बीजेपी प्रवक्ता है मैडम, आप भी बीजेपी प्रवक्ता है। सर आप मुझे मेरे प्रूफ सामने दे तो सारे दीजिए, कहा मैं बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी बैठे हुए हैं। प्रवक्ता हूँ, आपने मुझे आके असाइन किया था बीजेपी मैं प्रवक्ता आपको बनने याद के दिला लिए। रहा हूँ। कैसी ये बात कर रहे हैं आप बताइए बेतुकी, 2022 में कैसी किसानों बातें की कर आय रहे हैं डबल आप? होगी। 2022 नहीं में नहीं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं नहीं, होगी। आप ये मुझे कैसे कह 2022 में सकते हैं मैं बुलेट ट्रेन बीजेपी चलेगी। प्रवक्ता हूँ? आपको कुछ भी याद आपने नहीं है आपने मैडम। मुझे असाइन किया है आपकी बीजेपी जानकारी प्रवक्ता कितनी के कमजोर तौर पे। है। आप में आप क्या ज्ञान की बोल रहे कितनी हैं, कमी आपको है समझ ही कि नहीं आ रहा मोदी है, जी के पुराने भाषण आपको आपको याद समझ नहीं ही है। नहीं आ रहा है सर, मोदी आप जी का मोड़े जा एक रहे हैं, आप बहुत सुनना ही पुराना नहीं भाषण चाहते याद नहीं है सच्चाई आपको। सर, आप सच्चाई से भाग रहे मोदी हैं। जी का एक पुराना भाषण आपको याद नहीं है मैडम। मोदी जी का एक सर पुराना भाषण बता दीजिए मुझे आज सर के पहले आप का, मुझे जो आपको याद हो। मोदी आप जी मुझे का सर एक राहुल पुराना गांधी का भाषण आज भाषण के याद पहले दिला का जो दीजिए, आपको याद हो आप बता मुझे दीजिए। सोनिया जी का भाषण याद दिला दीजिए, आप मुझे इंदिरा गांधी का भाषण याद दिला दीजिए, आप मुझे किस किस सबके का याद भाषण है। याद मोदी जी दिलाएंगे? का आप मुझे पिछले साल का मनमोहन जी का भाषण बता भाषण याद दीजिए दिला आप। दीजिए अरे सर। पूजा जी, आप मुझे पूजा जी, नेहरू जी तो 14 मिनट में भाषण खत्म खत्म कर चले गए थे। मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक देश का प्रधानमंत्री 14 मिनट में कैसे देश को संबोधित कर सकता है। डॉक्टर राम, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। आपके नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 मिनट में भाषण खत्म कर लिया था अपना। तो मैं जब पढ़ रहा था फैक्ट तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि देश का प्रधानमंत्री कैसे 14 मिनट के भीतर देश को संबोधित कर सकता है। एनीवेज, मैं गौरव मिश्रा के पास जा रहा हूं, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। गौरव मिश्रा, ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है क्या? नेहरू जी ने ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है क्या गौरव, जो इन लोग को अब कुछ सूझ नहीं रहा है? तो अब पत्रकार भी बीजेपी प्रवक्ता है, आर्मी का आदमी भी बीजेपी प्रवक्ता है, एंकर भी बीजेपी प्रवक्ता है, पूरा एडिटोरियल बोर्ड बीजेपी प्रवक्ता है, पूरा देश बीजेपी प्रवक्ता है। गौरव, ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है मुझे लग रहा है इनकी। गौरव मिश्रा जवाब दीजिए। गौरव मिश्रा प्लीज यार, गौरव को ऑर्डर दीजिए। ये तो आपका पूरा शो जो है वो बर्बाद कर देंगे उसी नियत से बैठे। नहीं, हम सब बीजेपी के प्रवक्ता है ना, हम सब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अमित जी ये चर्चा चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इन सब विषयों पर विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, अपनी बहुत सार्वजनिक राय दे रहे हैं। ऐसे में इतनी हास्यास्पद बात करना और निजी विषय को उठा करके पूरे टाइम को बर्बाद कर देना, यह तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। देखिए, भारत की स्थिति क्या रही है समझना पड़ेगा। 90 के पूरे दुनिया में 2 लॉबी है जो एरो एविएशन डिफेंस सेक्टर को लीड करती है। अमेरिकन हेडेड बाय जी जनरल इलेक्ट्रिकल्स, और यूरोपियन जो सेफ्रन ग्रुप है जिसके अंदर में दसॉल्ट है, टर्बोमेका है, हिंडनबर्ग है, स्पैनिश है, रोल्स रॉयस है, इस तरह की कंपनियां हैं। और ये भारत को बाजार समझती है और बाजार के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए उसके लिए अपने पपेट्स बैठाती हैं, अपने एजेंट्स बैठाती हैं। और ये कांग्रेस की सरकारें उसी एजेंट्स के रूप में काम करती रही, रक्षा सौदों में, रक्षा आयात में और रक्षा के तकनीक के विकास में। आप उसको बड़ी साफ तरीके से उस क्रोनोलॉजी को देख सकते हैं। तेजस का डेवलपमेंट, LAC लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट भारत में HAL के साथ में शुरू हुआ, लेकिन वो 15 वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यहां तक कि यूपीए की सरकार आई, उस समय तक 2002 में जब रिकमेंडेशन दिया गया था राफेल्स का, उसके बाद भी राफेल के फाइल को दबा करके रखा गया था। केवल इस ताक में थे कि किस तरह से कट्स मनी और किस रूप में जाएगी उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी जी आते हैं 2014 में और जल्दी से जल्दी पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करके राफेल को भारत में लाते हैं और 36 राफेल भारत में उतर जाता है। यह होती है इच्छा शक्ति। और आप देख सकते हैं कोरोना जैसे महामारी में विदेशी कंपनियों की दलाली करने के लिए भारत के अंदर राजनीति करने वाले लोग फाइजर की पैरोकारी करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई है उसके फार्मूले को
पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है बता गौरव दिया मिश्रा, जाए, मैं तो आप मैं समझ सकते हैं कि मैं भारत भार्गव की साहब क्या के पास जा स्थिति रहा हूँ, रही ज़्यादा है। वक्त नहीं बचा, माफ़ी चाहता हूँ। भार्गव सर, कांग्रेस के रेजिम में भारतीय सेनाओं की गर्दनें काट दी गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन स्कूल। तो जब ये खबर मैंने पढ़ी सर, मेरे पिताजी ने मुझे ये खबर बताई तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं उस सैनिक को नहीं जानता था जिसकी गर्दन पाकिस्तानियों ने काटी थी, और ना ही मैं कभी बॉर्डर पर गया था। जर्नलिज्म करने के बाद जब मेरी नौकरी लगी तो मैं देश के सब बॉर्डर्स पर गया, इंटरनेशनल डिफेंस पे भी मैंने कवरेज की। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर गया, चीन बॉर्डर पर गया, तमाम जगह गया, और वहाँ पे मैंने देखा कि सेना की हालत क्या है। ये वही कांग्रेस है जो सैनिकों के गर्दन कटने के बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर कर बदला ले लें, एक सख्त संदेश नहीं दे पाई थी। और यही कांग्रेस है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो छाती पीट रही है, विधवा विलाप कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितने गिरे, कितने मरे, कितने कटे। इतनी हिम्मत नहीं थी उस वक्त के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को कि घुस के मार दे पाकिस्तान को या जवाब दें। सैनिकों की गर्दनें काट के उनके शव को क्षत विक्षत कर कर पाकिस्तानी सैनिक चले गए थे। और अब देखिए बातें कितनी बड़ी हो रही हैं। मैं खुद जब से मैं स्कूल, कॉलेज और अब मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने देखा है कि सेनाएं कितनी अपग्रेड हुई हैं, कांग्रेस सरकारों में भी और मोदी जी के आने के बाद भी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि सरकार किसी की भी रही हो, एक स्ट्रांग मैसेज जरूर जाना चाहिए था जो कांग्रेस की ओर से नहीं गया जब सैनिकों की गर्दन कटी थी। और अब बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। डॉक्टर राम मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काट सकता हूं, मैं किसे लाइव दिखा सकता हूं, मेरी एडिटोरियल कॉल अब ये डिसाइड करना चाहते हैं। भार्गव साहब, देखिए, सेना तब भी वही थी, अब भी वही है। क्या कोई काट सकता है गर्दन? नेतृत्व सर, अब है। कोई पाकिस्तानी गर्दन काट सकता है भारतीय सैनिकों के? इतनी हैसियत, इतनी औकात है पाकिस्तान की? अब नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा जवान है उसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में उसको चलाने की भी पावर है। देखिए, मैं सीमा पर रहा हूं, एक समय वो भी था, उस समय मैं बंगाल पर था, कि वो हमारी तरफ आ जाते थे, भागते थे, हम उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे, और वो अपने इलाके में जाकर के लुंगी ऊपर कर देते थे कि तुम्हारी चाबी तो दिल्ली में है, राइफल की चाबी। एग्जैक्टली। तो ये हाल था। तो ऐसे में बताइए क्या होगा? ऐसे में पाकिस्तान की साइड में तो हमारे सर काट के लेके ही जाएंगे। अब जो सर काट के आज की तारीख में अगर लेकर के जाते हैं तो हम वहां 2 के बदले 10-12 सर उनके सर हम भी सर हमने मारे ना, काबिलियत रखते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला वो हमने मारे ना सर, उनके कितने आतंकवादियों को। हाँ, हमने जवाब दिया ना। यही तो कह रहा हूं। देखिए, ये पहलगांव के, मैं तो एक बार और भी कह रहा था, दूसरे चैनल पर था कहीं पे, मैंने बताया, देखिए पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी थे, जिस समय उन्होंने एक आदमी के ऊपर धर्म पूछ करके जिस समय ट्रिगर दबाया होगा, उस समय उसने शायद ये नहीं सोचा होगा कि इसका अंजाम क्या होगा, कहां तक होगा। पूरे वर्ल्ड का सिस्टम, डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। हमने जो उसका सिंदूर का वहां दिखाया, उसके बाद से पूरे दुनिया में हलचल है, अमेरिका में हलचल है कि हिंदुस्तान ने ये क्या कर दिया। उन्हें भी अंदाज नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, आज की तारीख में भार्गव सर, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव टाइम टू ड्रैग दिस डिबेट। थैंक यू सो मच पूजा जैन। माफी चाहता हूं कि आपको मेरी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता बता दिया गया, इसके लिए मैं माफी आपसे मांगता हूं। गौरव मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। आर के भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। देखिए, देशवासी जानता है कि सेना तब कितनी ताकतवर थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब कितनी ताकतवर है जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। फैसला हमें और आपको करना है।